होंगे इसके वजह से। इसके साथ साथ मैं अभी विश्वकर्मा समाज के बारे में भी आपसे थोड़ा सा दो शब्द जानना चाहेंगे। देखिए, ये पहली बात, विश्वकर्मा समाज इतना ईमानदार और कर्मठ समाज है कि कभी भी भीख मांगा नहीं है। वो अपने कर्म से ही, कर्म पूजा से ही अपने को आगे बढ़ाता है। और बहुत सारे लोग इस समाज के आगे निकले हैं, इंजीनियर हैं, पूंजीपति हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं। और जैसे सैम पित्रोदा हैं, टेक्नोलॉजी के जन्मदाता रहे हैं, तो हैं। और लेकिन वो राजनीति में अब पिछले 2 दशक, 1.5 दशक से वो अपना कदम रखे हैं। और चाहे वो भाजपा में हो या कांग्रेस में हो, अन्य पार्टियों में हैं, तो लोगों ने ये कहते हैं कि इनके समाज की कितनी जनसंख्या है किसी विधानसभा में, ये कह करके उसको नहीं टिकट देते हैं। जबकि सच्चाई ये है, आज तो कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि जनसंख्या विधानसभा के हिसाब से ले लिया जाए तो 25 से 30 हजार की जनसंख्या आज दिखा रही है। जैसे कि मैं सर्वे भी कर रहा हूँ हाँ, बड़े पैमानों पर, क्योंकि मैं विश्वकर्मा भी हूँ, अपने समाज के प्रति भी काफी मैं मंथन करते रहता हूँ, उसको आगे बढ़ाने का सपना मैं रातों दिन देखते भी रहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो विश्वकर्मा समाज है, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में एक निर्णायक भूमिका में है। कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं और है। अन्य भी जातियां, ऐसी बात नहीं है, अन्य भी जातियां हैं। लेकिन जो 1992 से आज विधानसभा, लोकसभा को कब्जा किए जो जातियां हैं, उनकी कितनी जनसंख्या है? उनकी तो कहीं कहीं 1%, 2%, कहीं 10,000, कहीं 8,000 भी है। लेकिन वो अपना विधायक बने हैं, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और अपना और भी कैबिनेट मंत्री बने। और चलिए तो हाँ, बन गया है, तो ये बात नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम सत्ता हमारे लोगों के पास रहे, सिर्फ 3-4 जातियों के पास रहे। इसी कारण जो चाहे विश्वकर्मा समाज हो या इससे पैरेलल जातियां जो भी हैं, उनको आज सत्ता से दूर रखा गया है। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में बहका दिया गया है। और बहुत सारे लोग बड़ी भक्ति के साथ कहते हैं, भाई मंदिर तो अच्छी बात है, बनना चाहिए, हम काम मना करें कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो एक धार्मिक आस्था है। आज लोगों को उनकी सत्ता में भागीदारी चाहिए। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी के केस में लिखा हुआ है कि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे समाज को, ओबीसी जो है, इनको दूर रखा गया। इस कारण आज इनको आरक्षण देने की बात हुई है। तो ये जो लोग हैं, यही चाहते हैं कि किसी कीमत पर इनको बरगला करके रखो और इनको सत्ता से दूर रखो। जबकि कुछ लोग, हमारे समाज के या और समाज के लोग, जब चर्चा होती तो बताते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमारी भागीदारी हो सत्ता में। लेकिन लोक समाज पार्टी का उद्देश्य यह है कि सत्ता में भागीदारी तो होगी, आप तो कर लोगे, लेकिन जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को, आप उसको पलट नहीं पाओगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित सांसद कम से कम 80 के या 75, 80, 79 के आसपास हैं। लेकिन जितने भी बिल या विधेयक पास हुए हैं, वो दलित ओबी के सांसद एक भी आवाज नहीं निकाले हैं। तो वो सत्ता में भले उनकी अपना विधायक सांसद बन करके वो माला माल हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन उनके समाज की या उनकी दैनिक स्थिति तो ठीक हो गई, लेकिन उनके समाज जो बहुत बड़ी आबादी 80-85% है, उसकी दैनिक इकोनॉमिक स्थिति क्या होगा? गौरी शंकर शर्मा लोक समाज पार्टी के माध्यम से लोगों को जगा रहा है इस देश में कि आप लोगों का रास्ता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस नहीं है। आप लोगों का रास्ता मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान नहीं है। आप लोगों का रास्ता देश में नौकरी है, वो भी सरकारी, देश में सामाजिक सुरक्षा है, देश में शिक्षा है, देश में स्वास्थ्य है, ये रास्ता है, व्यापार है। तो इसको करने के लिए हम लोगों को जगा रहे हैं और लोग जग रहे हैं। बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे लोक समाज पार्टी की तरफ
आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये बात नहीं है। और आने वाले टाइम पर हम एक प्रयास करेंगे कि लोक समाज पार्टी इस देश में एक विकल्प बने भाजपा कांग्रेस का। इस उद्देश्य से हम इस लोक समाज पार्टी का गठन किए हैं और देश में निकल रहे हैं। मेरी वकालत 24 साल अक्टूबर 2020 में हो गई। मुझे वकालत करने का कोई शौक नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को और जो उनकी नीतियां हैं उनको सत्ता से हटा करके बाहर कर दें और देश में एक नया विकल्प, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय जो संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है उसको सफल बनाना है। इस उद्देश्य से हम लोक समाज पार्टी के माध्यम से देश में निकले हैं। जी, तो देखा गया है कि मराठाओं को जो आरक्षण नहीं उनको दिया जा रहा है, उसकी आंदोलन वो लगातार करते आए हुए हैं। हाँ? वहाँ की जो सरकार है वह जो दलित को आरक्षण दे रही है वो भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे दे रही है, यूपी से ज्यादा दे रही है। हाँ, देखिए हम आपको देखिए हम तरीके का वहाँ पर है। देखिए हम कहना चाहते हैं कि जो संविधान भारत का एक सीमा बांध दिया है कि भाई आप सबको लेकर चलें, सबकी भागीदारी करिए, क्योंकि प्रस्तावना में जो चीजें हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये न्याय आप देखा जाए तो सिर्फ 4-5 जातियों का ही हुआ। बाकी जातियां आज भी उनको सत्ता से बेदखल करके रखा गया। ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं ये अंग्रेज के तर्ज पे चल रहे हैं। जैसे वो सोच रहे थे कि हमारी सत्ता रहे, भारतवासियों की सत्ता ना रहे, उनका शोषण करो, आज वही काम ये कांग्रेस भाजपा के लोग आजादी के बाद भी जारी रखे हैं। और इसी कारण जब लोगों में जानकारी हुई, पढ़े लिखे, इसीलिए तब जाकर के उन्होंने ये अपने अपने हक की लड़ाई के लिए करे। और मैं आपको बता दूं ये नरेंद्र मोदी जो हैं ये झूठा नंबर 1 व्यक्ति हैं। इन्होंने जो भी कसम खाए कि हम ऐसा नहीं करेंगे वही ये किए। अब आपको बता दूं आरक्षण को खत्म करने के लिए इनको लगा कि अब दलित ओबीसी के लोग पढ़ करके आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में सफलता हासिल कर रहे हैं, तो इनको लगा कि अब भाई ये भी फिर भी हमारे बराबर बैठ रहे हैं। तो इन्होंने ये किया कि 2019 में एक कानून बना दिए हैं कि यूपीएससी में 60% सिलेक्शन प्राइवेट कंपनियों से लेंगे और 40% सिलेक्शन जो है वो यूपीएससी से करवाएंगे। ऐसा करने का पीछे मकसद इनका यही है कि हर साल यूपीएससी से आईएएस कैडर का 1000, 1200, 1300, 900, 1600, 1500 के आसपास हर साल ऐसे ही सिलेक्शन होता है। आप एवरेज 1000 मान लीजिए। तो उनका मकसद ये है कि अगर हम 60% सिलेक्शन प्राइवेट कंपनियों से लेंगे तो 40% सिलेक्शन यानी 400 यूपीएससी से आएगा और मंडल कमीशन लागू भी हो गया तो 400 में 200 लोग आएंगे आईएएस में और बाकी 600 डायरेक्ट सीधे 3-4 जातियों को लोग लिया लेंगे। इनकी नीयत ये है, यानी इतनी गंदी सोच जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और जो संघ के इशारे पर कर रहे हैं, किए हैं, लेके चल रहे हैं, उतनी गंदी सोच कभी अंग्रेजों की भारतवासियों के खिलाफ नहीं रही होगी। आपको मैं बता दूं, ये तो लोगों को जगाने की जरूरत है। ये तो एक अंग्रेजों की हुकूमत देश में चल रही है। जब लोगों की आप सत्ता में भागीदारी नहीं दे रहे हो और नौकरी में आप कर रहे हो तो आप क्या करेंगे? आप उनको गुलाम बना के रखना चाहते हो, आप ब्रिटिश हुकूमत में लेकर के जाना चाहते हो, ये संभव नहीं है। और अभी जो एक मेरे सामने एक वकील साहब हैं, वो दलित से हैं,
इलाहाबाद जुडिशरी में अभी उनको शायद जो सिलेक्शन नहीं हो पाया, रिटर्न में वो पाए हैं 75-77%। और जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में उसको मात्र 10 नंबर दिया गया है 100 में। इसलिए कि जब कम देंगे तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं तो देश में कहां बराबरी आएगा, कहां संविधान लागू हो पाएगा। तो हमारे इस लोक समाज पार्टी में हर टॉपिक के लिए बहुत बढ़िया विजन है और आप लोग जनता इसमें सहयोग करके सत्ता में बैठाएगी तो देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय होगा। लोग कोशिश की यही रहेगी कि ये ना कहें आज जो हालत है, जो दलित ओबीसी या गरीब परिवार जो भी है ये जानते हैं, ये कहते हैं कि ये मेरे प्रदेश की सरकार है, मेरे देश की सरकार है, मेरी भारत की सरकार है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये लोग जो सत्ता है मेरे लिए नहीं है, ऐसा ये हालत कर दी है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। भाई जब आप उनके हितों को काटोगे, उनका हित नहीं रखोगे तो कैसे मानेंगे कि ये सरकार है। वो सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है ये सरकार। ऐसा लोगों में एक अब सुगबुगाहट चालू हो गई है। मानते हैं ये देश हमारा है, ये सरकार है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, सिर्फ 3-4 जातियों के लिए ये सरकार बैठी हुई है। तो कैसे चलेगा, कैसे आप लोगों को कर सकते हैं। लोक समाज पार्टी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये छुआछूत है, ये जो वर्णवादी व्यवस्था को लागू कर चुके हैं, इसको खत्म करने के लिए लोक समाज पार्टी चली है, जहां पर मानवता और संविधान का राज होगा। जी कहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में डिसाइड होगा। इसमें 9 जजों की विशेष पीठ ने डिसाइड किया था और उसमें दो मामला था। ये मामला यह था कि क्या 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया है वो जायज है। दूसरा एक प्रश्न ये था कि आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया है 10%, क्या वो जायज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई किताबों को, जो पिछले जजमेंट थे, क्योंकि एक MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 में डिसाइड हुआ था, जिसकी संवैधानिक पीठ ने, ये यानी 5 जजों की पीठ ने ये डिसाइड किया कि आरक्षण जो है किसी भी कीमत पर 50% से आगे नहीं हो सकती है। ठीक, तो उसी चीज को लेकर के जब मंडल कमीशन बना तो उस मंडल कमीशन के जो मुखिया थे मिस्टर लेट बीपी मंडल, उन्होंने रिकमेंड किया कि 27% ओबीसी को दिया जाए, क्योंकि दलित और आदिवासी को 22.5% ऑलरेडी था। तो उन्होंने इस आधार पर उन जजमेंट को लेते हुए ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत डेवलप कर दिया कि भाई जो क्रीमी लेयर से बाहर रहेंगे उनको नहीं आरक्षण मिलेगा, जो क्रीमी लेयर के अंदर रहेंगे उनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन उस समय उस जजमेंट में जो आर्थिक आधार पर आरक्षण था उसको सेट असाइड कर दिया, उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया कि ये वैलिड नहीं है। तो आज जो है नरेंद्र मोदी एक वर्ग का वोट लेने के लिए, देखिए लोक समाज पार्टी आर्थिक आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया है उसको हम विरोध नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि देश में गरीबी है, सवर्णों में भी गरीब हैं जो कि बहुत दयनीय स्थिति है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इंदिरा साहनी और MR बालाजी के केस को लेकर के 27 और 22.5 ये 50% की सीमा हो रही है, तो क्या इसको कैसे लागा जाए। अभी जो मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। आपको मैं बता दूं कि 1993 में ये जजमेंट आया, उसके बाद में भी तमिलनाडु में 69% आरक्षण जारी है। 30% ओबीसी को, 20% मोस्ट बैकवर्ड ओबीसी को और 19% दलित को दिया गया है। ये कुल मिलाकर के 69%
ये होता है। तो अब जब महाराष्ट्र में 65% आरक्षण, 15, 50 और 15 ये करके इन्होंने 65 या 66% का आरक्षण दिया है, 15% को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 50% से नहीं जा सकते हो। तो प्रश्न ये उठता है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बतावें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतावें, और भी जो भाजपा के चीफ मिनिस्टर जिन राज्यों के वो बतावें जो आर्थिक आधार पर आरक्षण तुरंत लागू कर दिए, कि वो किस सीमा को के अंदर किए हैं। क्या ओबीसी दलित के कोटे को काट कर किया गया या 50% सीमा को लाग कर किया गया। लोक समाज पार्टी का मानना है कि इस समय जो आरक्षण का मुद्दा है वो लोगों को एक भागीदारी देने का है। ये आरक्षण देने की बात क्यों आई? क्योंकि आजादी के बाद में जो नौकरशाही रही वो एक खास जातियों के लोग वहां पर थे। वो नहीं चाहे कि दलित ओबीसी को भी टॉप पर लाया जाए, और जब नहीं आया तो तभी लोगों में ये हुई कि हमारे कोई कलेक्टर नहीं, हमारे एसपी नहीं, कोई हमारा बढ़िया से डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो जब लोगों में ये आंख खुला तब जाकर के आंदोलन किए, और जब आंदोलन किए तो फिर अपना वो ये मामला उठा, और इस चीज को लेकर के तो आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं, बकवास करते हैं, बकवासबाजी कि आरक्षण से जो इंटेलिजेंस का हनन होता है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो कैपिटेशन फीस दे करके कर्नाटका वगैरह में मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, क्या उससे बुद्धि का हनन नहीं होता है? इंटेलिजेंसी उस पर हनन नहीं होता है? वो भी तो होता है ना। वहां तो मेरिट राती नहीं, पैसा देकर के एडमिशन हो जाता है। तो यानी लक्ष्मी अगर दे दिए तो बुद्धि आ जाएगी, और लक्ष्मी नहीं दिए तो नहीं होगा। तो इस तरह से लोग सोच से पैदा किए हुए हैं। लोक समाज पार्टी का मानना है कि किसी भी कीमत पर अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है किसी भी वर्ग को, सबको समाहित करके दलित ओबीसी की सीमा 60% होनी चाहिए और 10% आर्थिक आधार पे दिया जाना चाहिए। और जो कहीं कहीं लोग हैं मराठा है, उनको भी एडजस्ट किया जाना चाहिए। आखिर वो क्यों मांग कर रहे हैं कि हमारी नहीं है? अगर उनको नौकरी में भागीदारी नहीं मिली तभी तो कर रहे हैं ना, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। जी बताइए।